Hello everyone, I welcome you all. Now in today's discussion we shall be addressing the revision of the chapter 12, chapter 6A of the Income Tax Act. And in this discussion what we will do is we will revise all the relevant sections of chapter 6A. And मेरा यही रिकमेंडेशन है कि आपके जो भी नोट्स हैं आप उसे रेफ़र करें, उसमें देखें क्या प्रोविजंस आपने लिखे हैं. मेरे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी एंड आप उन सारे नोट्स को रेफ़र करें, मल्टीपल टाइम्स इस वीडियोस को सुने सो दैट यू आर एबल टू रिकॉल एंड रिवाइज द थिंग्स. कोशिश ये रहनी चाहिए कि 2-3 बार इसको सुनने के बाद खुद से अपने आप से हम ये सारे प्रोविजंस बोल सकें. दैट इज़ द बेसिक रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड. चैप्टर 6A डिडक्शंस बेसिकली आता है आफ्टर द कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम. हम सबको पता है सबसे पहले हम इनकम टैक्स निकालने के लिए हमको निकालना रहता है टोटल इनकम. टोटल इनकम निकालने के लिए 5 हेड्स ऑफ इनकम में हमको इनकम कैलकुलेट करनी पड़ती है. वो 5 हेड्स ऑफ इनकम के बाद हमको क्लबिंग, एग्रीगेशन और सेट ऑफ के एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं. वो सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो फिगर निकलता है वो कहलाता है ग्रॉस टोटल इनकम. इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हमें कुछ डिडक्शंस मिलते हैं जिन्हें हम चैप्टर 6A डिडक्शंस के नाम से जानते हैं. इट इज अंडर चैप्टर 6A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. इट रन्स फ्रॉम सेक्शन 80A टू सेक्शन 80U एंड 80U 80TTB तक वो सारा डिस्कशन जाता है. बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है. एक इंसेंटिव सेक्शन है. सरकार चाहती है कुछ चीज़ों को एनकरेज करना, इसके लिए सरकार ने ये इंसेंटिव्स दिए हैं. तो ये चैप्टर अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. इनफैक्ट इस चैप्टर में भी सब चैप्टर्स हैं, पार्ट हैं. एक पार्ट है कहलाता है पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस. पेमेंट बेस्ड डिडक्शन बेसिकली इंडिविजुअल HUF के लिए ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं, जिसको हम लोग पर्सनल टैक्सेशन का हिस्सा मानते हैं. तो पर्सनल टैक्सेशन के एंगल से पेमेंट बेस्ड डिडक्शन ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं. पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस की खासियत ये होती है हमें किसी पर्टिकुलर टाइप का खर्चा करने पे ये डिडक्शन मिलता है. अगर हम कोई खर्चा करेंगे तो डिडक्शन मिलता है. खर्चा इन्वेस्टमेंट वगैरह करने पर हमको डिडक्शन मिलता है. जैसे LIC प्रीमियम भर दिया या मेडिकल इंश्योरेंस कर दिया तो उसके लिए ये सब डिडक्शंस मिलते हैं. एक दूसरा हिस्सा और आता है इस चैप्टर का, चैप्टर 6A पार्ट C, जो बेसिकली कहलाता है इनकम बेस्ड डिडक्शंस, जहाँ पे हमको कोई पर्टिकुलर इनकम कमाने के लिए डिडक्शन मिलता है. तो बेसिकली हम लोग इसको टैक्स हॉलीडे प्रोविजंस भी कहते हैं रियल लाइफ में, जहाँ पर हमको एक पर्टिकुलर बिजनेस करने के लिए या पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस करने के लिए हमको इंसेंटिव मिलता है. द आइडिया इज गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट सर्टन बिजनेस और यू कैन से गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट सर्टन एरियाज. उसलिए ये इनकम बेस्ड डिडक्शन होते हैं. इनकम बेस्ड डिडक्शन इंटर लेवल पे ज़्यादा काम के नहीं है. इनफैक्ट क्योंकि कॉरपोरेट टैक्सेशन का ये हिस्सा होता है, वो कॉरपोरेट टैक्सेशन हमारे लिए इंटर लेवल पे ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है. और जहाँ तक बात आती है पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस की, वो ज़रूर से हमारे लिए इंटर लेवल पर रिलेवेंट है. नाउ ये जो भी डिडक्शंस हैं इसके लिए एक छोटा सा ये चार्ट मैंने बनाया है. एक एक प्रोविज़न को मैं डिस्कस करते हुए चलूँगा और इससे संबंधित कुछ और बातें हैं जो मैंने फुटनोट में इस चार्ट के फुटनोट में दी हुई है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन 80C. 80C एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड हम कह सकते हैं कि हर इंडिविजुअल कहीं ना कहीं 80C का डिडक्शन क्लेम करता है. तो 80C विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोविजन. लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विद दिस सेक्शन. 80C यहाँ पर एलिजिबल असेसी है इंडिविजुअल HUF एंड यहाँ पर हमको कई सारे खर्चे करने पर डिडक्शन मिलता है. If we will go to this table on this relevant page, page number 144, यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से एलिजिबल इन्वेस्टमेंट या पेमेंट है जिसके ऊपर 80C का डिडक्शन मिलता है. सो वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट वी विल फाइंड इज LIC प्रीमियम. तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या कोई प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जरिए अगर हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं तो हमें उस प्रीमियम के लिए डिडक्शन मिलता है. दिस प्रीमियम कैन बी पेड फॉर सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन. तो ये पहला प्रोविजन है. इसमें एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज मोर देन 10% ऑफ सम अश्योर्ड, तो ऐसी परिस्थिति में डिडक्शन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड. और इन द केस ऑफ अ पर्सन हु इज डिसेबल्ड, उसके केस में अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज मोर देन 15% ऑफ सम अश्योर्ड,
तो ऐसी परिस्थिति में द डिडक्शन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15% ऑफ सम अश्योर्ड। इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस को लेके एक आध बात और है जो हमें डिडक्शंस के चैप्टर में ही जनरली पढ़ी जाती है, वो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस पे जो क्लेम या मैच्योरिटी प्रोसीड्स होती हैं वो सेक्शन 10D में एग्जम्प्ट होता है। एंड अब हम दूसरे इन्वेस्टमेंट या दूसरे पेमेंट की बात करते हैं, और वो है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान एक इंश्योरेंस प्लान है। अगर हम उस प्लान को लेते हैं तो हमें डिडक्शन मिलता है, जो भी प्रीमियम हम भरेंगे उसके लिए डिडक्शन मिलेगा। तीसरा इंश्योरेंस प्लान आता है एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और योर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो अगर कोई जॉब में है, एम्प्लॉई है और वो प्रोविडेंट फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, खुद का शेयर, तो प्रोविडेंट फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी हेड में इनकम के रूप में टैक्सेबल होता ही है, खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी में शामिल होता है, तो वो सैलरी टैक्सेबल है, पर उसमें से असेसी को 80C का डिडक्शन मिल जाता है। तो एम्प्लॉई का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन इट इज एलिजिबल अंडर 80C, बट इट शुड बी ऑफ कोर्स अ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसका डिडक्शन भी उसको 80C में मिल जाता है। एंड इनफैक्ट पीपीएफ की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो पीपीएफ में बेसिकली क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट पर 80C मिल जाता है, रेगुलर इनकम भी एग्जम्प्ट होती है और मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है पीपीएफ में वो भी एग्जम्प्ट होता है। ये एक छोटी सी बात है, आप सबकी जानकारी में होगी ये बात। उसके बाद अगली चीज आती है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। तो और कोई अप्रूव्ड सुपरएनुएशन पेंशन फंड वगैरह है तो उसके लिए डिडक्शन असेसी को मिल जाता है। उसके बाद अगला आता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में अगर प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर पेंशन फंड कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है इन अ स्कीम नोटिफाइड अंडर 80CCD नेशनल पेंशन स्कीम में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में कंट्रीब्यूशन होता है तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए डिडक्शन मिल जाएगा। दैट इज द प्रोपोजिशन विच इज देयर ओवर एंड अबोव द यू कैन से लिमिट देयर, तो यहां पर उनका डिडक्शन मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगली चीज आती है नोटिफाइड एन्युटी प्लान ऑफ LIC और अदर इंश्योरर। तो कोई भी प्रकार का एन्युटी प्लान है ऑफ LIC और अदर इंश्योरर, उसके ऊपर 80C का डिडक्शन मिल जाएगा। नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी प्लान के ऊपर कंट्रीब्यूशन में आपको 80C का डिडक्शन मिल जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में इवन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी प्लान पर भी 80C का डिडक्शन मिलता है। कम्यूटेशन मतलब जहां पर आप पैसा लमसम विड्रॉ कर सकते हैं, तो कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी प्लान पर भी आपको 80C का डिडक्शन मिल जाएगा, पर वहां पर एक लिमिट है एंड द डिडक्शन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ द सैलरी। ठीक है, ये छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट है। मेजर इन्वेस्टमेंट अभी तक जो आया है वो है पीपीएफ और दूसरा इन्वेस्टमेंट आया है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब उसके बाद आता है अगला नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो अगर कोई नेशनल सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करता है, एनएससी में इन्वेस्ट करता है, तो एनएससी के इन्वेस्टमेंट पर उसे 80C का डिडक्शन मिल जाएगा। एनएससी के इन्वेस्टमेंट पर 80C का डिडक्शन मिलता है। आपको ये पता होगा आगे की बात की रेगुलर इनकम जो होती है एनएससी पे वो वैसे तो टैक्सेबल होती है, पर क्योंकि वो 5-6 साल में मैच्योर होती है एनएससी की पॉलिसी, तो क्या होता है हम लोग कहते हैं कि वो पैसा हमने वापस से एनएससी में री इन्वेस्ट कर दिया, तो हर साल की जो रेगुलर इनकम होती है वो रेगुलर इनकम टैक्सेबल भी हो जाती है और उसके ऊपर 80C का डिडक्शन मिल जाता है। बस जो लास्ट ईयर की इंटरेस्ट इनकम होती है वो लास्ट ईयर की इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होती है, और क्योंकि वो मैच्योरिटी पे पैसा मिल चुका होता है तो उसके ऊपर 80C का डिडक्शन नहीं मिलता है। उसके बाद अगला इन्वेस्टमेंट आता है यूटीआई और नोटिफाइड म्यूचुअल फंड्स। तो कुछ नोटिफाइड म्यूचुअल फंड्स हैं जो 80C में स्पेसिफिकली नोटिफाइड हैं। जब आप इन्वेस्ट करें तो उस इन्वेस्टमेंट के रिसिप्ट पे आपको लिखा रहता है दिस इन्वेस्टमेंट इज एलिजिबल अंडर 80C। तो अगर ऐसा कोई म्यूचुअल फंड है जो नोटिफाइड है तो उसके ऊपर आपको 80C का डिडक्शन मिल जाता है। फिर सुकन्या समृद्धि स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 80C का डिडक्शन मिल जाता है। सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में आपको जानकारी होगी कि इन्वेस्टमेंट पर 80C मिल जाता है, रेगुलर इनकम जो है वो एग्जम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10, और मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है सुकन्या समृद्धि स्कीम में वो भी एग्जम्प्ट होता है। तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट विच इज देयर। फिर उसके बाद आता है फिक्स्ड डिपॉजिट विद अ शेड्यूल्ड बैंक और अ पोस्ट ऑफिस विद अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years अंडर अ नोटिफाइड स्कीम। तो यहाँ पर कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, और वन ऑफ द पॉइंट इज
it is a fixed deposit, it is with a scheduled bank or a post office, or the minimum period is 5 years and it is under a notified scheme. तो अगर ये सारे पैरामीटर्स फुलफिल होते हैं तो तब जाकर हम कह सकते हैं कि ये 80C में एलिजिबल इन्वेस्टमेंट होता है। अगला इन्वेस्टमेंट जो एलिजिबल है वो है एलिजिबल इशू ऑफ नोटिफाइड डिबेंचर्स, शेयर्स, यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड which is notified under section 1023D. Again it is a mutual fund or some debentures but they have to be notified. तो जो भी notified investment हैं जो 80C में notified हैं they will be eligible here. अगला investment आता है subscription to notified bonds of NABARD. तो नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के कोई notified bonds हैं, उसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो 80C का डिडक्शन मिलता है। फिर उसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत उसकी जो पूरी स्कीम है 2004 वाली, उसमें अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको 80C का डिडक्शन मिलता है। उसके अलावा अगली चीज आती है हाउसिंग लोन से संबंधित ये है, तो नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम फॉर हाउसिंग लोन। तो अगर कोई नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम है हाउसिंग लोन के लिए जो है, उसमें अगर कोई पैसा डिपॉजिट करता है तो उसको 80C का डिडक्शन मिलता है। अब अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और वो है बेसिकली हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल के रीपेमेंट पर 80C का डिडक्शन मिलता है। पेमेंट टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदता है, मकान खरीदता है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर उसको 80C का डिडक्शन मिलेगा। बट हियर जो डिडक्शन है वो किस चीज का है आप समझिए। एक तो है इंस्टॉलमेंट पार्ट पेमेंट फॉर परचेज ऑफ हाउस अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम। तो अगर ऑफ अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो जो बेसिकली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी या इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के जो भी हम कह सकते हैं स्कीम्स आती हैं हाउसिंग स्कीम्स, उसके अंतर्गत जो भी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं हम लोग, वो यहाँ पर एलिजिबल है। दैट इज द पॉइंट विच एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट। फिर है इंस्टॉलमेंट पार्ट पेमेंट फॉर परचेज ऑफ अ हाउस अंडर अ सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ कंपनी ऑफ विच असेसी इज अ मेंबर। तो इसी जैसे गवर्नमेंट की है वैसे प्राइवेट सेक्टर में भी कोई सोसाइटी में अगर हमने सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर हमको जो भी रीपेमेंट है वहाँ पर उसके लिए डिडक्शन मिलता है। उसके अलावा डिडक्शन मिलता है स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, इसका भी डिडक्शन है। और रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन अगर हमने लिया है तो लोन के रीपेमेंट का हमको डिडक्शन है। बेसिकली दिस इज द कोर पॉइंट कि हाउसिंग लोन रीपेमेंट का डिडक्शन यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि सिर्फ प्रिंसिपल का डिडक्शन मिलता है, आगे जाके वो बात अपन देखते हैं। नाउ डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। वन ऑफ द थिंग इज एडमिशन फीस, कॉस्ट ऑफ शेयर्स, इनिशियल डिपॉजिट। तो सोसाइटी की मेंबरशिप वगैरह या इनिशियल कोई फीस हमको देनी है फॉर ज्वाइनिंग दी सोसाइटी, वो सब हमको एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ एडिशन, ऑल्ट्रेशन, रिपेयर, रिनोवेशन टू हाउस प्रॉपर्टी आफ्टर इट्स कंप्लीशन। तो मकान बनने के बाद हमने उसमें कोई रिपेयर वगैरह कराया, उसके लिए हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। एनी अदर एक्सपेंडिचर अलाउड अंडर सेक्शन 24। तो एनी अदर एक्सपेंडिचर सेक्शन 24 में जो अलाउड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरेस्ट। तो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा because it is already allowed under section 24 and repayment of principal loan during construction of the property। अब यहाँ पे देखिए बुलेट पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए क्योंकि यही पॉइंट्स एग्जाम में हमको क्लिक होने चाहिए। हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट का डिडक्शन 80C में मिलता है, हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन हमको हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिलता है। इंटरेस्ट का डिडक्शन हमको तब भी मिल जाता है जब लोन हम बैंक से लें या प्राइवेट किसी से लें, पर प्रिंसिपल का डिडक्शन तभी मिलेगा जब लोन इज टेकन फ्रॉम बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 80C का डिडक्शन तभी मिलेगा व्हेन द लोन इज टेकन फ्रॉम अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन हमको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी मिलता है। कंस्ट्रक्शन खत्म होने से पहले का जो पीरियड का इंटरेस्ट है उसका भी डिडक्शन हमको मिलता है, जबकि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो प्रिंसिपल लोन रीपेमेंट है, प्रिंसिपल लोन रीपेमेंट ड्यूरिंग द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, उसका हमको डिडक्शन 80C में नहीं मिलता है। छोटी छोटी बातें, इंस्टीट्यूट हिट्स ऑन ऑल दीज इश्यूज समटाइम्स। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट। उसके बाद अगला इन्वेस्टमेंट आता है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस का डिडक्शन जो है 80C में मिलता है। ट्यूशन फीस
द पेमेंट इज बाय इंडिविजुअल, द पेमेंट इज फॉर ट्यूशन फीस, ओनली ट्यूशन फीस, बच्चों की ट्यूशन फीस का डिडक्शन मिलता है। उसके अलावा स्कूल में और जो फीस देनी पड़ती है, डेवलपमेंट फीस, कॉशन मनी या फिर स्पोर्ट्स फीस, लाइब्रेरी फीस, उस सब का डिडक्शन नहीं है। डिडक्शन इज प्रिसाइजली फॉर ट्यूशन फीस। इंडिविजुअल अगर ट्यूशन फीस पे करता है, कोई स्कूल, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, नर्सरी, केजी, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके अलावा कॉलेज वगैरह, कोई भी फीस जो स्कूल कॉलेज को दी जा रही है वो यहाँ पर एलिजिबल है। कोचिंग क्लास को जो फीस दी जा रही है वो एलिजिबल नहीं है। The educational institution should be in India. That is another point which is there. It should be a full-time educational institution and the education should be of children. तो मैं इंडिविजुअल अपने बच्चों की जो ट्यूशन फीस भर रहा हूँ, बच्चों की ट्यूशन फीस के लिए मुझे डिडक्शन मिलेगा। बच्चों की ट्यूशन फीस स्कूल की हो सकती है, कॉलेज की हो सकती है, उसके लिए मुझे 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक एसएससी को 2 ही बच्चों का ट्यूशन फीस का डिडक्शन मिलेगा। बेसिकली गवर्नमेंट वांट्स टू एम्फसाइज दैट 2 चिल्ड्रन पॉलिसी, विद दैट दे हैव गिवन दिस कि 2 बच्चों का ही डिडक्शन एक एसएससी को मिलेगा। हालांकि इसमें बेसिक फ्लॉ ये है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों 2-2 बच्चों का डिडक्शन ले सकते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम विद दिस एंटायर थिंग। अब ये जो भी इन्वेस्टमेंट हमको करने हैं वो जनरली हम खुद के नाम पे कर सकते हैं, स्पाउस के नाम पे कर सकते हैं या बच्चों के नाम पे कर सकते हैं। जितने भी अपन ने इन्वेस्टमेंट देखे, खासतौर पे 6-7 इन्वेस्टमेंट काम के हैं। LIC प्रीमियम, PPF, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसके अलावा अगला इन्वेस्टमेंट है हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट, ट्यूशन फीस का डिडक्शन एंड FD जो 5 साल से ज़्यादा की है। तो ये बेसिक 5-6 इन्वेस्टमेंट है जो जनरली सब लोग करते हैं 80C के अंतर्गत। ये वाले इन्वेस्टमेंट कोर हैं, इसके अलावा बहुत सारे और नाम अपन ने पढ़े। अब ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली खुद के नाम पे या स्पाउस या बच्चों के नाम पे कर सकते हैं। इसमें से जैसे ट्यूशन फीस है वो तो ऑब्वियसली बच्चों की ट्यूशन फीस का ही डिडक्शन है। इसके बाद अगली चीज आती है कि इन इन्वेस्टमेंट में एक लॉकिंग पीरियड भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आई एम जस्ट मेकिंग अ क्विक रिमार्क एंड मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होना चाहिए। उससे कम का इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको डिडक्शन जो मिल चुका है वो रिवोक हो जाएगा। जैसे LIC प्रीमियम में योर पॉलिसी शुड बी ऑफ अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years। अगर 2 साल से पहले आपने पॉलिसी को सरेंडर कर दिया तो अच्छा भला मिला हुआ डिडक्शन आपको रिवोक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से हाउसिंग लोन रीपेमेंट, मिनिमम पीरियड जो हाउसिंग लोन का है वो 5 साल होना चाहिए। 5 साल के पहले अगर आप हाउसिंग लोन का रीपेमेंट कर देते हो तो अच्छा भला मिला हुआ डिडक्शन आपको रीटैक्सेबल हो जाएगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं 80C के अंतर्गत। अच्छा, कुछ बातें नहीं है पर वो अपने को पता होनी चाहिए। 80C का कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कैश में भी कर सकते हो, चेक से भी कर सकते हो। ऐसा कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दैट द इन्वेस्टमेंट शुड बी ओनली एंड ओनली बाय चेक। कई लोगों को ऐसा क्या रहता है कि वो माइंडसेट होता है कि नहीं, चेक से ही होना चाहिए। जहां दिया है वहां पर आप चेक से इन्वेस्टमेंट करें, जहां नहीं दिया है वहां पर कैश में भी इन्वेस्टमेंट चलता है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। अगला इन्वेस्टमेंट आता है 80CCC। इंडिविजुअल अगर LIC या IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, LIC या IRDA द्वारा अप्रूव्ड कोई भी प्रकार का पेंशन प्लान लेता है तो उसको 80CCC का डिडक्शन मिलता है। 80CCC इतना काम का सेक्शन अब नहीं है बिकॉज ऑफ द न्यू पेंशन स्कीम विच हैज कम आउट इन 2004। तो अब के कंटेक्स्ट में जो ज्यादा रेलेवेंट सेक्शन होता है वो है 80CCD। 80CCD में बहुत सारे क्लॉजेस हैं। उन सारे क्लॉजेस में पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूशन इज एलिजिबल। नाउ 80CCD, हियर द एलिजिबल एसएससी इज इंडिविजुअल। एंड इस सेक्शन में खास बात यह है कि एसएससी खुद का जो भी पेंशन कंट्रीब्यूशन है उसका भी डिडक्शन ले सकता है, एम्प्लॉय अपना खुद का भी डिडक्शन ले सकता है और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन लिया जा सकता है। जो लोग जॉब में नहीं हैं वो लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और वो भी 80CCD का डिडक्शन ले सकते हैं। नाउ यू विल सी 80CCD के अगर हम डिडक्शन को समराइज करें तो कुछ इस प्रकार की सिचुएशन आएगी। जो लोग जॉब में हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में हैं, उनके लिए एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन अलग है और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन अलग है। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का जो डिडक्शन मिलता है वो मिलेगा लोअर ऑफ द फॉलोइंग 3 फिगर्स, दैट इज 10% ऑफ द सैलरी और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और ओवरऑल 80C, CCC और CCD सबसेक्शन 1 की जो ओवरऑल लिमिट है वो 1,50,000 है।
तो 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये है एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन की बात, ठीक है। 10% ऑफ सैलरी एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन और 1.5 लाख की ओवरऑल लिमिट में ये फिट होगा। सैलरी की यहाँ डेफिनेशन भी है, और सैलरी का मतलब यहाँ पर होता है बेसिक सैलरी प्लस कंडीशनल डियरनेस अलाउंस। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट टू दिस पेंशन फंड, इसका भी डिडक्शन मिलने की बात आती है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन पर डिडक्शन मिलेगा अप टू 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन विच एवर इज लेस। यहाँ पर 1.5 लाख की लिमिट नहीं ऑपरेट होगी, तो दिस अमाउंट कैन ऑब्वियसली गो बियॉन्ड दैट ओवरऑल लिमिट ऑफ 1,50,000। 1,50,000 से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर जो लोग जॉब में नहीं है वो लोग भी 80 CCD का डिडक्शन ले सकते हैं खुद के कंट्रीब्यूशन पे, और उसके लिए डिडक्शन की जो लिमिट है वो है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, एंड इट इज सब्जेक्ट टू ओवरऑल लिमिट ऑफ 80C, 80CCC एंड 80CCD सबसेक्शन 1, दैट इज 1.5 लाख की ओवरऑल लिमिट में ये ऑपरेट होगा। तो 20% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन या 1.5 लाख की जो ओवरऑल लिमिट है उसमें 80CCD का ये डिडक्शन मिल जाएगा खुद के केस में। अब इसके अलावा 80CCD में एक बहुत इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है जिसमें हमें नेशनल पेंशन स्कीम के कंट्रीब्यूशन पर भी डिडक्शन मिलता है। वो एक एडिशनल डिडक्शन है, मतलब एडिशनल इन द सेंस कि वहां आप इन्वेस्ट कर दो और डिडक्शन ले लो। तो यू कैन क्लेम द डिडक्शन अंडर 80CCD सबसेक्शन 1B। As per the section 80CCD 1B, it has been provided that actual contribution to the national pension scheme subject to a limit of 50,000 you will get it as a deduction। तो 50,000 तक का 80CCD 1B में डिडक्शन मिल सकता है। तो लोग ऐसा कर सकते हैं कि खुद का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और 80CCD वो सब का डिडक्शन ऑब्वियसली वो ले सकते हैं। तो ये कुल मिला के प्रपोजिशन है। यू कैन जस्ट सी इट हियर, यहाँ जैसा वो दिया हुआ है आप देख सकते हैं उसको। प्रपोजिशन क्या है? 80CCD सबसेक्शन 1, इसमें जो डिडक्शन मिलता है वो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का मिलता है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज फॉलिंग अंडर दैट ओवरऑल लिमिट ऑफ 1,50,000, 80C, CCC और 80CCD 1 की ओवरऑल लिमिट, एंड इट इज सब्जेक्ट टू 10% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज कवर्ड अंडर 80CCD, अदर केसेस इज कवर्ड अंडर 80CCD 1। अगेन यहाँ पर खुद के कंट्रीब्यूशन की बात है, तो खुद के कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड पे डिडक्शन है। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू 1,50,000 एंड सब्जेक्ट टू 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के लिए डिडक्शन 80CCD 1A में मिलता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम इज कवर्ड अंडर 80CCD 1A। यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी। 1.5 लाख से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में 14% ऑफ सैलरी तक का ये डिडक्शन मिल सकता है। उसके अलावा 80CCD 1B, यहाँ पर इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलता है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम। इसके साथ कई बार नोट्स में या बुक्स में या क्वेश्चंस में दिया रहता है Tier 2 नेशनल पेंशन स्कीम। तो इफ यू आर डूइंग अ कंट्रीब्यूशन टू Tier 2 नेशनल पेंशन स्कीम, यू विल गेट अ डिडक्शन एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000। तो ये कुल मिलाकर 80CCD सेक्शन है। Now the next of the investment we will see is the section 80D। अब 80D से एक अलग सीरीज चालू होती है जिसको मैं नाम देता हूँ कि ये डिसीजेस से रिलेटेड है, बीमारियों से संबंधित है। 80D, 80DD, 80DDB एंड 80U, ये 4 सेक्शन है यहाँ पे बेसिकली। 80D सेक्शन के अंतर्गत ऐसा दिया हुआ है दैट द एलिजिबल असेसी इज इंडिविजुअल HUF, एंड यहाँ पर हमको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से संबंधित बेसिकली डिडक्शन मिलता है। इंडिविजुअल HUF अगर खुद का, स्पाउस का, चिल्ड्रन जो कि डिपेंडेंट है, खुद का, स्पाउस का या डिपेंडेंट चिल्ड्रन का या पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरता है तो उसको 80D का डिडक्शन मिलता है। साथ ही साथ अगर कोई हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है, बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में ही होता है, इफ दे कंट्रीब्यूट टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और अ नोटिफाइड हेल्थ स्कीम, तो उनको 80D का डिडक्शन मिलता है। उसके अलावा वेरी सीनियर रेसिडेंट के ट्रीटमेंट पर भी 80D का डिडक्शन मिलता है और एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर भी 80D का डिडक्शन मिलता है। तो ये 4 चीजों पर 80D का डिडक्शन मिलता है, दैट इज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ स्कीम, उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ वेरी सीनियर रेसिडेंट, और आखिरी और चौथी और आखिरी चीज आती है दैट इज एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप। अब 80D का डिडक्शन जो मिलता है, असेसी एंड फैमिली,
असेसी एंड फैमिली के लिए डिडक्शन मिलता है एक्चुअल अमाउंट पेड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25,000। असेसी एंड फैमिली में आएंगे असेसी, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो असेसी, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन उनके लिए जितना भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया दैट अमाउंट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹25,000 वो डिडक्शन मिलेगा। उसके अलावा पेरेंट्स के लिए मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगा वो है एक्चुअल अमाउंट पेड एज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और हेल्थ चेकअप और व्हाटएवर। तो वो सारा इन्वेस्टमेंट जो भी है वो अमाउंट और सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25,000। तो ऐसे 50,000 का डिडक्शन हम कह सकते हैं। उसके अलावा सीनियर रेसिडेंट्स के लिए, सीनियर मतलब हमें पता है जो 60 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के हैं और रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनके लिए असेसी की फैमिली में जो ओरिजिनल 25,000 की लिमिट है उसके अलावा एडिशनल 25,000 की लिमिट और ऑपरेट होगी। तो असेसी की फैमिली में मान लो असेसी या स्पाउस सीनियर हैं तो उनके लिए एडिशनल 25,000 तक का और डिडक्शन मिल सकता है। पेरेंट्स के केस में भी ऐसा ही है कि उनकी जो ओरिजिनल 25,000 की लिमिट है उसके अलावा अगर पेरेंट्स सीनियर रेसिडेंट हैं तो उनके लिए 25,000 का और डिडक्शन मिल सकता है। तो कुल मिला के असेसी एंड फैमिली 25,000 प्लस सीनियर रेसिडेंट्स 25,000, तो 50,000 हो गया ये। पेरेंट्स के लिए 25,000 और अगर पेरेंट्स सीनियर रेसिडेंट हैं तो ये कुल मिला के 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। टोटल 1 लाख रुपए इसका हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कह सकते हैं। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप जो कि हम असेसी, स्पाउस, चिल्ड्रन या पेरेंट्स किसी का भी एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप कराएं उस पर हमको डिडक्शन मिलता है विद इन दिस ओवरऑल लिमिट ऑफ 25,000, 50,000 व्हाटसोएवर। तो ये जो ओवरऑल लिमिट्स हैं इसी के अंतर्गत हमको एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन मिलता है। ये बिल्कुल क्लियर बात है कि अलग से एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप का हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इट इज विद इन दैट ओवरऑल लिमिट और उसमें भी एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप का एक इंटरनल कैप है, इंटरनल अपर लिमिट है और वो है 5,000। तो असेसी, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स सबका एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप अपन ने करा लिया, उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5,000 तक का डिडक्शन हमको मिल सकता है। वो 5,000 इस 25,000 वगैरह की लिमिट में ही फिट होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एक कंप्यूटेशन या थोड़ा लॉजिक रीजनिंग वाली एस्पेक्ट आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप कैन बी पेड इन कैश, देयर इज नो प्रॉब्लम। पर जो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, that has to be paid only and only by any mode otherwise than by cash. So it can be account pay check, account pay draft, electronic clearing system, कोई भी तरीके से पेमेंट आप कर सकते हो एक्सेप्ट कैश। मेडिकल हेल्थ चेक प्रीमियम का जो हेल्थ प्रीमियम है उसका, ठीक है, ये भी बात अपने को बिल्कुल ध्यान रखने की है। उसके बाद अगली चीज आती है 80DD, ठीक है। 80D में इतनी बातें, एक आध बात और छोटी मोटी है, जैसे कि है कि हमने एक साथ 5 साल का प्रीमियम भर दिया तो हमको अभी 1 ही साल का डिडक्शन मिलेगा और प्रो रेटा बेसिस पे हर साल डिडक्शन मिलता जाएगा। एक ये छोटी सी बात और है जो दी गई है अंडर दिस सेक्शन 80D। अब अगला सेक्शन आता है 80DD, जिसको मैं कहता हूँ डिसेबल्ड डिपेंडेंट। असेसी की फैमिली में अगर कोई डिसेबल्ड है जो असेसी पर डिपेंडेंट है तो डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए असेसी को सेक्शन 80DD का डिडक्शन मिलता है। यहाँ पर द एलिजिबल असेसी इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल और अ रेसिडेंट HUF। सो दैट इज वेरी ऑब्वियस दैट नॉन रेसिडेंट्स को यहाँ पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन मिलेगा ओनली इफ यू आर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल और अ रेसिडेंट HUF। डिडक्शन मिलेगा फॉर ट्रीटमेंट और नर्सिंग ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट। तो जो भी डिसेबल्ड डिपेंडेंट है उसकी देखरेख वगैरह के लिए या फिर इलाज के लिए जो भी खर्चा होता है उसके संबंध में डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हु इज डिसेबल्ड एंड हु इज डिपेंडेंट। Disabled is a person who is suffering with a disability and there is an act, separate act है Persons with Disability Act। उस एक्ट के अंतर्गत जो भी 40% डिसेबल्ड है उसे हम डिसेबल्ड की कैटेगरी में मानते हैं। डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि वो 40% डिसेबल्ड है या नहीं। और एक होता है सीवियरली डिसेबल्ड, तो उसमें आता है जो भी व्यक्ति 80% डिसेबल्ड है तो वो सीवियरली डिसेबल्ड होता है। तो डिसेबल्ड तो वो हो गया। डिपेंडेंट जो है वो परिवार के सदस्यों की लिस्ट दी गई है, उसमें स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर हु आर होनली और मेनली डिपेंडेंट ऑन दी असेसी। तो डिसेबल्ड डिपेंडेंट की कैटेगरी में ये लोग आएंगे। उनके लिए जो भी इलाज, देखरेख वगैरह का खर्चा है उसके ऊपर असेसी को डिडक्शन मिलेगा स्टैंडर्ड बेसिस पे। अगर आप इनकी देखरेख करते हैं तो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर साल का 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। दैट इज दी डिडक्शन। सीवियर डिसेबल्ड अगर कोई है
तो उसकी देखरेख इलाज वगैरह के लिए आपको 1,25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। दिस इज द अमाउंट यू विल गेट एज अ डिडक्शन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको गवर्नमेंट डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा जैसा मैंने बताया कि डिपेंडेंट में कौन आएंगे, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर हु आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन दी असेसी। उसके अलावा 80U सेक्शन आता है जहां पर सिर्फ इतना सा फर्क है कि असेसी खुद अगर डिसेबल्ड है तो 80U का डिडक्शन वो खुद ले सकता है। अगर असेसी खुद डिसेबल्ड है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो असेसी खुद 80U का डिडक्शन ले सकता है। तो अगर कोई डिसेबल्ड है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF, खुद का नर्सिंग ट्रीटमेंट वगैरह करने के लिए जो खर्चा असेसी करता है उसके लिए असेसी को डिडक्शन मिलेगा वही 75,000 स्टैंडर्ड बेसिस पे। और अगर कोई सीवियरली डिसेबल्ड है तो 1,25,000 उसको डिडक्शन मिल जाएगा। दैट इज द बेसिक थीम ऑफ द सेक्शन। ठीक है, छोटा सा सेक्शन है। एक बात क्लियरली लिखी है, 80U में भी लिखी है, 80D में, 80DD में भी लिखी है। वो ये लिखा है कि इफ अ पर्सन इज क्लेमिंग डिडक्शन अंडर वन सेक्शन, डिडक्शन विल नॉट बी अवेलेबल इन अदर सेक्शन। तो अगर कोई 80DD क्लेम कर रहा है तो उसे उसके लिए 80U का किसी को डिडक्शन नहीं मिलेगा। और अगर कोई 80U क्लेम कर रहा है तो उसके लिए किसी को 80DD का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सो फॉर वन डिसेबल्ड आई कैन से ईदर ही हिमसेल्फ कैन क्लेम द डिडक्शन या फिर उसके केयर टेकर को डिडक्शन मिल सकता है। दैट इज व्हाट आई कैन पुट इट इन डिफरेंट वर्ड्स। अब अगला सेक्शन जो आता है वो है सेक्शन 80DDB। दिस सेक्शन 80DDB, एज पर दिस सेक्शन, अगर कोई भयंकर डेडली डिसीजेस से पीड़ित है तो उसके लिए 80DDB का डिडक्शन मिलता है। दैट इज द माइंडसेट ऑफ द सेक्शन। यहाँ पर बहुत ही ड्रास्टिक और डेडली डिसीजेस के ट्रीटमेंट की बात की गई है। और यहाँ पर बेसिक थीम ये दी गई है कि अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF ये खर्चा करते हैं तो उनके लिए डिडक्शन है। रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF स्पेसिफाइड डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए खर्चा करते हैं। देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीजेस, और वो भी किसका लिए खर्चा, फैमिली मेंबर्स के लिए। ठीक है, खुद का या फैमिली मेंबर्स पे खर्चा। तो अगर कोई व्यक्ति रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF, अगर कोई, आई जस्ट गो टू दैट सेक्शन एंड गिव यू दैट लिस्ट, अगर कोई व्यक्ति इन स्पेसिफाइड डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए खर्चा करता है, यहाँ पे नाम लिखें, ठीक है, वो स्पेसिफाइड है। मेरा ये कहना है कि आप या तो याद रख लो, स्पेसिफाइड अंडर रूल 11DD। तो अगर कोई 11DD के अंतर्गत कैंसर या इस तरह की डेडली डिसीजेस की यहाँ पे बात की है, इन डिसीजेस के ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा करता है, किन किन के लिए, खुद का या स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। तो असेसी अपने या अपने फैमिली मेंबर को किसी को स्पेसिफाइड डिसीज हो गया, उनके ट्रीटमेंट के लिए खर्चा करता है तो असेसी को डिडक्शन मिलेगा इन दिस सेक्शन। डिडक्शन कितना मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा एक्चुअल एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 40,000। ठीक है, और अगर कोई सीनियर रेसिडेंट है तो वहां पर लिमिट रहेगी ₹1 लाख। सो यहाँ जो लिमिट्स दी हैं वो थोड़ा सा अपन ठीक कर लेते हैं। मैक्सिमम लिमिट इज आई थिंक 40,000। एक बार मैं अपने लेवल पे भी इसको आपको क्लियर करके बता देता हूँ। यस, सो द मैक्सिमम डिडक्शन विल बी 40,000। और अगर कोई सीनियर रेसिडेंट है तो उसके लिए मैक्सिमम डिडक्शन रहेगा 1 लाख रुपए तक। तो 40,000 या 1 लाख ऐसी दो लिमिट है। तो बेसिकली तो 40,000 का डिडक्शन है, पर सीनियर के इलाज में ज़्यादा खर्चा होता है, रिकवरी टाइम भी ज़्यादा रहता है, तो उनके लिए 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन है। उसके अलावा एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है, सो द अमाउंट विच इज रिसीव्ड एज एन इंश्योरेंस क्लेम और द अमाउंट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर, वो अमाउंट अपने डिडक्शन में से कम हो जाएगा। जैसे अपने को डिडक्शन मिल रहा है 25,000 रुपये, 25,000 में से मान लो इंश्योरेंस क्लेम मिला 10,000, तो 10,000 रुपये अपना कम हो जाएगा। दैट इज द आइडिया ऑफ द सेक्शन। तो यह है सेक्शन 80DDB। अगले सेक्शन पे अपन चलते हैं 80E। 80E सीरीज में आता है 80E, 80EEA और 80EEB। ये 3 सेक्शन आते हैं। तो पहला सेक्शन है 80E। 80E सीरीज बेसिकली एजुकेशन से संबंधित है, और रादर आई विल से 80E सीरीज इज बेसिकली रिलेटेड टू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का डिडक्शन यहाँ मिलता है। 80E में डिडक्शन मिलता है अगर कोई इंडिविजुअल खुद के, स्पाउस के या चिल्ड्रन के, खुद के, स्पाउस के या चिल्ड्रन के लिए हायर एजुकेशन के लिए लोन लेता है।
हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट, मैंने कहा 80E सीरीज इंटरेस्ट की सीरीज है, तो हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया था, उस लोन पे इंटरेस्ट जो बनता है वो इंटरेस्ट का डिडक्शन एसएससी को, जितना भी इंटरेस्ट एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे वो पे करेगा, डिडक्शन मिल जाएगा अप टू 8 years। आफ्टर 12th की पढ़ाई को इस सेक्शन में हायर एजुकेशन कहा गया है। तो 12वीं के बाद की जो भी पढ़ाई है, इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, 12वीं के बाद की जो भी पढ़ाई है एफिलिएटेड कोर्स, वो कोर्स के लिए जो भी लोन लिया जाता है, उस लोन पे ब्याज का डिडक्शन मिलता है। 8 साल तक ब्याज देने पर डिडक्शन मिलता है। मतलब जब से आपने रीपेमेंट चालू किया तब से 8 साल तक, 8 असेसमेंट ईयर्स तक आपको ब्याज का डिडक्शन मिलेगा। 8 साल में लोन चुका ही देना चाहिए। दैट इज द आइडिया ऑफ द सेक्शन। अगला सेक्शन है 80EEA। इसके अंतर्गत डिडक्शन मिलता है इंडिविजुअल को, डिडक्शन मिलता है हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पे। हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पे सेक्शन 24 में तो डिडक्शन मिलता ही है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में। हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन यहां भी मिलता है। मैं कहूंगा अगर आपकी सेक्शन 24 की लिमिट एग्जॉस्ट हो गई है तो उसके बाद का डिडक्शन, एडिशनल अमाउंट आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं। दैट इज द बेसिक थिंग। एडिशनल अमाउंट जो सेक्शन 24 के अलावा है वो आप यहां पे क्लेम कर सकते हैं। यहां पर डिडक्शन मिलेगा ओनली इफ द लोन इज टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन इज टेकन फॉर एक्विजिशन, परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस, लोन इज टेकन बिटवीन इन द फाइनेंशियल ईयर 1920। मकान की गाइडलाइन वैल्यू, स्टैंप वैल्यू 45 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। असेसी के पास ऑलरेडी कोई मकान खुद का नहीं है जब लोन लिया उस दिन, और डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा। दैट इज, ऐसा नहीं कि वहां पर भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में भी उसी अमाउंट का डिडक्शन ले लो और उसी अमाउंट का डिडक्शन यहां पे ले लो। जैसा कि मैंने कहा कि इट इज द लिमिट, कि वहां का आपकी लिमिट एग्जॉस्ट हो जाए, उसके बाद का जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो यहां आप क्लेम कर सकते हो। दैट इज द आइडिया। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, सिंपल ये है, फाइनेंशियल ईयर 19-20 में बैंक से जो भी आप हाउसिंग लोन लोगे, अगर छोटा मकान होना चाहिए जिसकी गाइडलाइन वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं है और आपके पास ऑलरेडी एक भी मकान नहीं होना चाहिए। अगर ये सारे पैरामीटर्स फिट हो जाते हैं तो आपको हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। कितना? 1.5 लाख रुपए तक का। तो जितना भी इंटरेस्ट बनता है सब्जेक्ट टू 1,50,000 वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो मैं ऐसा कहूंगा कि देखो, हाउस प्रॉपर्टी हेड में 2 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है, वो ले लो। उसके अलावा यहाँ 1.5 लाख का मिल जाएगा, तो 3.5 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट का डिडक्शन सरकार दे रही है। उसके अलावा प्रिंसिपल लोन के रिपेमेंट का डिडक्शन भी 80C में दे रही है। तो काफी सारा डिडक्शन दे रही है सरकार कहीं ना कहीं। अब अगला सेक्शन आता है 80EEB। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए सेक्शन है। एज पर दिस सेक्शन, एलिजिबल असेसी इज एन इंडिविजुअल, द लोन इज टेकन फ्रॉम अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन इज टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मैं इसको ऐसे पुट करूंगा कि ये सेक्शन बेसिकली नॉन बिजनेस असेसीज के केस में है। जो बिजनेस असेसीज हैं वो तो ऑलरेडी बिजनेस हेड में उस व्हीकल पे डिप्रिसिएशन और उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। पर जो नॉन बिजनेस असेसी है, मैं इंडिविजुअल हूं, कोई बिजनेस वगैरह नहीं करता, मुझे भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना है, तो मैं अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता हूं तो मुझे उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने के लोन पर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट द ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बीइंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर हमको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलने वाला है। यहाँ पर जो भी लोन हम लेते हैं, लोन फाइनेंशियल ईयर 19-20 से 22-23 के बीच में होना चाहिए। दिस इज द पीरियड जिसमें सरकार इस चीज को प्रमोट कर रही है, फाइनेंशियल ईयर 1920 टू 22-23। और डिडक्शन 1.5 लाख का मिलेगा इंटरेस्ट का, और डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि बिजनेस हेड में डिडक्शन ले लिया इंटरेस्ट का और वापस उस अमाउंट को यहाँ पे क्लेम कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस हेड में डिडक्शन लेते हो, बिजनेस असेसी हो, तो 80EEB आपके कोई काम का नहीं है। 80EEB का रेलेवेंसी तब आएगा व्हेन यू आर एक्चुअली अ नॉन बिजनेस असेसी, व्हेन यू हैव नॉट क्लेम्ड अ डिडक्शन अंडर एनी अदर हेड, तो आपको यहाँ पर 80EEB में डिडक्शन मिल जाएगा। Now the next of the sections we have to study is section 80G. 80G एक बहुत ही important section है. It gives a deduction in respect of donations, and under this section 80G, the eligible assessee can be any person. It can be individual, HUF, AOP, BOI, company, firm. It can be a resident, it can be a non-resident. Any category of person is eligible under this section 80G. Now here the assessee, what he has to do is he has to give a donation
of any sum of money, and this sum of money has to be given to a specified institution. Depending on the institution हमको डिडक्शन मिलता है, अलग अलग कैटेगरी हैं और उस हिसाब से डिडक्शन है. इनफैक्ट अगर हम उस लिस्ट को देखेंगे तो इस प्रकार का प्रोपोजिशन दिया हुआ है. 80G के अंतर्गत कुछ कैटेगरी ऑफ डोनेशंस होते हैं जिसमें 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट डिडक्शन मिलता है. मतलब जितना भी हम डोनेशन देते हैं उसका पूरा 100% डिडक्शन मिलता है. देयर इज नो अपर लिमिट कि मैक्सिमम इतना ही डिडक्शन दे सकते हैं. जितना भी हम डोनेशन देते हैं 100% उतना ही हमको डिडक्शन मिलता है. और ऐसा इन केसेस में होता है नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड एंड अ लॉन्ग लिस्ट इज गिवन. प्रिस्क्राइब्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके केस में हमको 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट डिडक्शन मिलता है. एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या ये लिस्ट हमको रटनी है. होपफुली आपने ये लिस्ट रटी नहीं होगी और अभी भी मेरा यही रिकमेंडेशन है कि लिस्ट ना रटें. सिर्फ जो नेशनल प्रायोरिटी के आइटम हैं कहीं ना कहीं वो इसमें आ जाते हैं. नेशनल स्पोर्ट्स फंड हो सकता है, कल्चर फंड हो सकता है, ड्रग अब्यूज का कोई काउंसिल हो सकता है. उनको डोनेशन देने के ऊपर यहाँ पर हमको डिडक्शन मिलता है 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट. फिर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर 50% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट हमको डिडक्शन मिलता है. दैट इज देयर इज नो अपर लिमिट ऑन द डोनेशन. हम कितना भी डोनेशन दें पर जो भी डोनेशन देंगे उसका 50% हमको डिडक्शन मिलेगा. तो से हमारी इनकम 5 लाख है, हमने 2 लाख रुपए का डोनेशन दे दिया तो 2 लाख का डोनेशन दिया, 1 लाख का डिडक्शन हमको मिल जाएगा. दैट इज 50% विदाउट एनी अपर लिमिट, विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट. ये होता है बेसिकली कुछ स्पेसिफिक केसेस में. जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट एंड राजीव गांधी फाउंडेशन. तो गांधी जी के जो नेहरू जी का जो परिवार है, ऐसा कहना चाहिए, नेहरू जी के परिवार के लोगों के लिए है. यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं उनके परिवार में जो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं उनके केसेस में है. तो ये डिडक्शन मिलता है 50% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट. अगली कैटेगरी आती है 100% विथ क्वालिफाइंग लिमिट. तो जितना भी आप डोनेशन दोगे उसका 100% डिडक्शन मिलेगा. बट देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द डोनेशन. मैक्सिमम आप इतना ही डोनेशन दे सकते हैं. वो क्वालिफाइंग लिमिट अभी मैं समझाता हूँ. बट 100% विथ क्वालिफाइंग लिमिट, इसमें 2 इंस्टीट्यूशन आते हैं. एक आता है एनी इंस्टीट्यूशन विच इज फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग इन इंडिया. इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जैसे उसका एक उदाहरण है. तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसको अगर हम डोनेशन देते हैं तो हमको डिडक्शन मिलता है 100%. बट देयर इज एन अपर कैप, देयर इज एन अपर लिमिट. और दूसरा इंस्टीट्यूशन आता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एनी एसोसिएशन एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स और फॉर द स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स और गेम्स इन इंडिया. तो अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जो स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह को प्रमोट करता है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करता है, तो उनको अगर हम डोनेशन देते हैं तो हमें डिडक्शन मिलेगा 100% बट विद इन अ क्वालिफाइंग लिमिट. आई जस्ट टॉक अबाउट दैट क्वालिफाइंग लिमिट. पर उसके बाद आखिरी कैटेगरी आती है दैट इज 50% विद इन क्वालिफाइंग लिमिट. 50% विद इन क्वालिफाइंग लिमिट प्रैक्टिकली सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर डोनेशन जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं. जो भी इंस्टीट्यूशन अपने आप को 80G में रजिस्टर करा लेता है, कोई भी चैरिटेबल, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपने आप को 80G में रजिस्टर करा सकता है. और जो भी इंस्टीट्यूशन अपने आप को 80G में रजिस्टर करा लेता है उसके लिए हमें डिडक्शन मिलता है 50% बट इट इज विद इन द क्वालिफाइंग लिमिट. अब यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम है. खास तौर पे पहला नाम हाईलाइटेड है, आप देख सकते हैं, रजिस्टर्ड फंड और इंस्टीट्यूशन. तो वो डेफिनेटली उस पर ज़्यादा अपने को डिडक्शन मिलता है. आई मीन 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट वाला डिडक्शन मिलता है. पर ज़्यादा डोनेशंस इसी कैटेगरी में फॉल होते हैं. अब यहाँ पर क्वालिफाइंग लिमिट क्या है वो समझने के लिए हमने ये 3 स्टेप मेथडोलॉजी बनाई है. सबसे पहला है वी हैव टू कंप्यूट दी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम. ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से स्पेशल इनकम्स माइनस कर देंगे हम, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एसटीटी पेड वगैरह. वो हटाने के बाद जो इनकम बचेगी, लॉटरी इनकम जैसे और है, तो ये सब इनकम को हटा देंगे. इसके बाद हम सारे चैप्टर 6A के डिडक्शंस माइनस कर देंगे एक्सेप्ट 80G. तो 80C, 80CCC, 80D एक्सेट्रा ऑल दी डिडक्शंस हम सब कुछ माइनस कर देंगे एक्सेप्ट 80G. और वो फिगर कहलाएगा हमारा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम. इस एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% निकालेंगे, ये 10% कहलाएगा क्वालिफाइंग लिमिट.
अब हमको क्वालिफाइंग लिमिट एक फिगर है, दूसरा फिगर है एक्चुअल हमने जो डोनेशन दिया है वो, तो विच एवर इज लोअर, क्वालिफाइंग लिमिट और एक्चुअल डोनेशन विच एवर इज लेस, और फिर फाइनली जो भी फिगर आया हमारा लोअर फिगर, उसमें हम 100% लगा देंगे अगर वो 100% विद क्वालिफाइंग लिमिट है, 50% लगा देंगे अगर वो 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट की कैटेगरी का डोनेशन है। तो जैसा भी है उस हिसाब से हम डिडक्शन दे देंगे। इस सेक्शन में एक दो छोटी छोटी बातें और हैं। एक बात यह है कि डोनेशन शुड बी ऑफ अ सम ऑफ मनी, तो काइंड में डोनेशन यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेगा। कई बार क्या होता है डोनेशन काइंड में भी होता है तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेगा। दूसरी चीज ये दी हुई है, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर अ डोनेशन एक्सीडिंग ₹2000 अनलेस द पेमेंट इज बाय एनी मोड अदरवाइज देन बाय कैश। तो 2000 से ऊपर का डोनेशन अगर हम दे रहे हैं तो वो इट कैन बी ओनली एंड ओनली बाय द मोड ऑफ चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा, कैश छोड़ के बाकी किसी मोड से होना चाहिए। और फिर हमने डोनेशन दिया, उस इंस्टीट्यूशन का ATG रजिस्ट्रेशन बाद में कैंसिल भी हो गया तो भी हमें डिडक्शन हमारा मिलता रहेगा। डिडक्शन रिवोक नहीं होगा क्योंकि हमने डोनेशन दिया था तब तो वो रजिस्टर्ड था, बाद में भले ही उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, भले ही रिट्रोस्पेक्टिवली भी कैंसिल हो जाए तो भी हमें डिडक्शन हमारा मिलता रहेगा। तो दैट इज सेक्शन 80G। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 80GG। 80GG को मैं कहता हूं घर गृहस्थी सेक्शन। इसके अंतर्गत डिडक्शन मिलता है फॉर रेंट। तो जो लोग किराए के मकान में रहते हैं उनके लिए सेक्शन है। द एलिजिबल पेमेंट इज पेमेंट टुवर्ड्स द रेंट ऑफ अ फर्निश्ड और अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। यहाँ पर जो डिडक्शन मिलता है बेसिकली वो मिलता है जो हम रेंट पे कर रहे हैं, एक्चुअल रेंट पेड, उसका हमें डिडक्शन मिलता है। बट देयर आर अ लॉट ऑफ लिमिट्स हियर, अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, जिसके कारण ये सेक्शन प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाता है। यहाँ पे कोई बहुत लंबा चौड़ा अमाउंट का डिडक्शन लोग नहीं ले पाते हैं। इन दिस सेक्शन अ पर्सन गेट्स अ डिडक्शन ऑफ लोअर ऑफ द 3 फिगर्स। वन ऑफ द फिगर इज रेंट माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, सेकेंड फिगर इज 5000 पर मंथ एंड थर्ड फिगर इज 25% ऑफ एडजस्टेड GTI, विच एवर इज लेस का डिडक्शन हमको मिलता है। You should remember it very precisely. Rent minus 10% of adjusted GTI or 5000 per month or 25% of adjusted GTI, whichever is less का डिडक्शन मिलता है। Adjusted GTI क्या होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। Adjusted gross total income is gross total income minus all special incomes minus deductions under all sections except 80GG। तो बेसिकली जैसे 80G में था वैसे ही प्रपोजिशन है, बस वहाँ था एक्सेप्ट 80G, यहाँ पर है एक्सेप्ट 80GG। तो उसका हमको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है। 5000 रुपये पर मंथ मैक्सिमम है जो डिडक्शन कोई ले सकता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये दी गई है कि अगर किसी को ऑलरेडी HRA मिल रहा है, कोई जॉब में है और HRA का बेनिफिट क्लेम कर रहा है, उसको HRA मिलता है कंपनी से, HRA का एग्जम्पशन मिलता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि उसको ये वाले सेक्शन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर किसी का खुद का मकान है तो उसको 80GG का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो किराए के मकान में जो लोग रहते हैं उनको 80GG मिलेगा, खुद का मकान है तो 80GG नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई HRA का एग्जम्पशन क्लेम कर रहा है ऑलरेडी तो उसको 80GG नहीं मिलेगा। तो अब ये हो गया 80GG। अगला सेक्शन आता है 80GGA। अंडर दिस सेक्शन 80GGA देयर इज अ डिडक्शन फॉर डोनेशन। If you give a donation for scientific research under section 35, you get a deduction. तो आपने डोनेशन दिया साइंटिफिक रिसर्च के लिए, जितना भी डोनेशन दोगे 100% जो भी डोनेशन दोगे डिडक्शन मिल जाएगा। पर डेफिनेटली यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 10,000 से ऊपर का डोनेशन अगर आप देते हो अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं अपनी तरफ से बताता हूँ कि बिजनेस असेसी अगर है, ऐसा असेसी जिसकी इनकम बिजनेस हेड में टैक्सेबल है, वो डोनेशन के लिए तो ऑलरेडी डिडक्शन ले लेता है। एन असेसी जिसकी इनकम बिजनेस हेड में टैक्सेबल है वो तो ऑलरेडी डिडक्शन क्लेम का बेनिफिट ले लेता है अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। तो यहाँ पर जो एलिजिबल असेसी है वो होगा ऐसा असेसी हुज इनकम इज नॉट असेस्ड अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। तो हु इज द एलिजिबल असेसी, वो जो बिजनेस हेड में असेसेबल नहीं है उसको डोनेशन देने पर डिडक्शन मिलेगा। 100% जितना भी डोनेशन देगा डिडक्शन मिलेगा। एंड दी 10,000 से ऊपर का अमाउंट जो है इट शुड बी बाय एनी मोड अदरवाइज देन बाय कैश। तो अकाउंट पे चेक वगैरह से ही होना चाहिए। अगले दो सेक्शन एक साथ बता रहा हूँ, 80GGB एंड 80GGC। अंडर दिस सेक्शंस 80GGB एंड GGC, द एलिजिबल असेसी इज एनी पर्सन, दैट इज इट कैन बी इंडिविजुअल HUF AOP BOI कंपनी फॉर्म और रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट एनी इंस्टीट्यूट एनी पर्सन। यहाँ पर जो एलिजिबल पेमेंट है जिस पे डिडक्शन हमको मिलता है
वो है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट। पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट की खुद की इनकम तो एग्जम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 13A एंड अंडर सेक्शन 13B। उनको जो डोनेशन देते हैं वो डोनेशन देने वालों को भी यहाँ पर डिडक्शन मिलने की बात आती है। तो यहाँ पर एलिजिबल असेसी है वो व्यक्ति जो डोनेशन दे रहा है, डोनेशन देने पर उसको डिडक्शन मिल रहा है, एंड डोनेशन हैज टू बी गिवन टू अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट। 100% जितना भी डोनेशन देगा उसका डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पर पेमेंट शुड बी बाय एनी मोड अदरवाइज देन बाय कैश। तो यहाँ पे अमाउंट की भी लिमिट नहीं है, 1 रुपए का भी डोनेशन दे रहे हो तो इट शुड बी बाय एनी मोड अदरवाइज देन बाय कैश। तो चेक, ड्राफ्ट वगैरह से ही पेमेंट होना चाहिए। अगला सेक्शन आता है 80JJAA। ये सेक्शन बेसिकली जॉब्स को प्रमोट करने के लिए सेक्शन है। अंडर दिस सेक्शन इट हैज बीन प्रोवाइडेड कि जो एलिजिबल असेसी है वो है टैक्स ऑडिट असेसी। ऐसा असेसी जिसका टर्नओवर इज मोर देन ₹1 करोड़ और प्रोफेशन के केस में मोर देन ₹50 लाख। सो ही इज अ टैक्स ऑडिट असेसी। उसको डिडक्शन मिलेगा एम्प्लॉय कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय। तो जो भी वो नए एम्प्लॉयज रखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो नए एम्प्लॉयज के रिस्पेक्ट में उनकी जो भी सैलरी है उसका सैलरी का तो डिडक्शन उसको ऑलरेडी बिजनेस हेड में मिल ही रहा होगा। सैलरी के डिडक्शन के अलावा सैलरी का 30% एक एडिशनल डिडक्शन और मिल जाएगा उसको अंडर दिस सेक्शन, एंड दैट इज द आइडिया ऑफ दिस सेक्शन। तो बेसिकली सैलरी का 130% डिडक्शन हो गया। सैलरी का 100% डिडक्शन तो ऑलरेडी हो गया बिजनेस हेड में, और यहाँ पर एडिशनल 30% और डिडक्शन मिल जाएगा। इट इज टू प्रमोट दी जॉब्स, नए जॉब्स मिलेंगे लोगों को, तो जो एम्प्लॉयर है उसको भी फायदा यहाँ पे दिया है कि आप सैलरी दो, आपको 130% उसका डिडक्शन हम दे रहे हैं। दैट इज द आइडिया ऑफ दिस सेक्शन। अब यहाँ पर जिस तरह के एम्प्लॉयज को रखने की बात है वो बेसिकली जूनियर एम्प्लॉयज को रखने की बात है। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं वो बेसिकली एम्प्लॉयज हैं जिनकी मंथली सैलरी 25,000 से ज़्यादा नहीं है, और वो सुपरवाइजरी लेवल के एम्प्लॉयज या उससे लोअर एम्प्लॉयज हैं जिनको हम लोग ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज कहते हैं, वो बेसिकली यहाँ पर एम्प्लॉयज रखने की बात है। जो एडिशनल सैलरी हम देंगे नए एम्प्लॉयज की, तो नए एम्प्लॉयज हमने रख लिए, उनकी सैलरी हम दे रहे हैं, उस सैलरी के ऊपर हमको 3 साल तक डिडक्शन मिलेगा। तो नए एम्प्लॉय इस साल हमने रखा, 3 साल तक उनकी सैलरी जो भी देंगे उसका 30% हमको डिडक्शन मिलेगा। एक चीज़ और है कि नया एम्प्लॉय जो हमको रखना है वो मिनिमम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 240 डेज के लिए उसको वर्क करना चाहिए। फर्स्ट ईयर जब वो ज्वाइन करता है तो उसको ही शुड हैव वर्क फॉर मिनिमम 240 डेज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज है जैसे फुटवेयर है, लेदर इंडस्ट्री है, वहाँ पर एंड अपैरल इंडस्ट्री, वहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि 240 की जगह 150 डेज भी अगर वो वर्क कर लेगा तो चलेगा। और देखिए अगर कोई एम्प्लॉय इतने दिन काम नहीं करता है हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में तो कोई बात नहीं, उसका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से चालू होगा। अगले साल सेकेंड ईयर से तो वो वर्क करेगा ही ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में साल भर, तो सेकेंड ईयर से हम उसके डेज काउंट कर लेंगे। अगर वो 240 डेज वर्क करता है तो फिर वी विल बी एलिजिबल फॉर दिस डिडक्शन। यहाँ पर एक छोटी सी बात, आखिरी बात और है, दैट द पेमेंट शुड बी बाय एनी मोड विच इज अकाउंट, पे चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा। कैश के जरिए पेमेंट की बात नहीं है, इट शुड बी बाय एनी मोड विच इज स्पेसिफाइड, अकाउंट, पे चेक, ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और अदर प्रिस्क्राइब मोड ऑफ पेमेंट। इसके अलावा अब चैप्टर 6A में इनकम बेस्ड डिडक्शंस भी कुछ दिए गए हैं। इनकम बेस्ड डिडक्शंस 3-4 ही अपने काम के हैं जो इंटर लेवल पे हमारे काम आते हैं, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। एक इनकम बेस्ड डिडक्शन है सेक्शन 80TTA। दिस सेक्शन 80TTA अप्लाइज when the assessee is individual HUF except a senior citizen। तो इंडिविजुअल HUF जो सीनियर सिटीजन नहीं है उसके केस में ये डिडक्शन मिलता है 80TTA का। सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट पे जो ब्याज है उसका डिडक्शन है, FD का नहीं है, ये ध्यान रखना। तो उसका कोई शेड्यूल्ड बैंक में, पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट जो है उस पर ब्याज का डिडक्शन मिलेगा। जितना भी ब्याज है सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 10,000। दैट इज द डिडक्शन इन 80TTA। 80TTB में क्या होता है, द एलिजिबल असेसी इज सीनियर सिटीजन। ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए जो लिमिट है एक तो वो 50,000 है, तो जितना भी इंटरेस्ट इनकम है सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50,000 वो डिडक्शन मिलेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो है इंटरेस्ट ऑन एनी डिपॉजिट इज कवर्ड। तो इट कैन बी अ सेविंग अकाउंट, इट कैन बी अ करंट अकाउंट, इट कैन बी एन FD अकाउंट। कोई भी अकाउंट के ऊपर आपको ब्याज मिल रहा है वो ब्याज आपको 80TTB में एलिजिबल है।
तो देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो नॉन सीनियर सिटीजन है उनका सेक्शन है 80TT है, सिर्फ सेविंग बैंक इंटरेस्ट एलिजिबल है 10,000 रुपए तक। जो सीनियर सिटीजन हैं उनका सेक्शन है 80TT भी, उनके केस में डिडक्शन किसी भी बैंक अकाउंट पे सेविंग, FD एक्सेट्रा, और उनके लिए डिडक्शन है 50,000 रुपए। तो ये कुल मिला के कंपेरिजन हो जाता है। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 80QQB। एज पर दिस सेक्शन 80QQB, द ऑथर ऑफ अ बुक गेट्स द डिडक्शन इन दिस सेक्शन। कोई भी तरह की किताब लिखने के लिए यहाँ पर डिडक्शन मिलता है। हु इज द एलिजिबल असेसी? एलिजिबल असेसी इज रेसिडेंट इंडिविजुअल। रेसिडेंट इंडिविजुअल, इन्होंने या ही हैज ऑथर्ड और जॉइंट ऑथर्ड अ बुक। बुक भी केवल 3 सब्जेक्ट पर ही हो सकती है, लिटरेचर, आर्ट और साइंस। तो लिटरेचर, आर्ट और साइंस के ऊपर कोई किताब लिखी है इन्होंने, ही वॉज एन ऑथर और अ जॉइंट ऑथर, या तो उसको कॉपीराइट बेच के वो लमसम पैसा रिसीव कर रहे हैं, या फिर उसके ऊपर रॉयल्टी इनकम वो चार्ज कर रहे हैं। किताब जितनी बिकेगी उतना पैसा उनको मिल रहा है। जैसा भी केस हो, उनको जो भी इनकम होगी सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 लाख पर ईयर पर एसएससी डिडक्शन मिलेगा। तो इनकम ऑन ऑथरिंग अ बुक सब्जेक्ट टू ₹3 लाख इज द डिडक्शन। यहाँ पर छोटी मोटी बात यह है कि द डिडक्शन इज पर एसएससी पर एनम। तो एक किताब 2-3 लोगों ने मिलकर लिखी है तो हर ऑथर को, जॉइंट ऑथर को डिडक्शन मिल सकता है। एक किताब पे मल्टीपल ईयर्स में डिडक्शन मिल सकता है, बिकॉज द लिमिट इज नॉट पर बुक, इट इज पर ईयर। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जहां पर रॉयल्टी इनकम हो रही है वहां पर द डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द बुक। तो जो ग्रॉस वैल्यू ऑफ द बुक है, मतलब जितने में किताब बिक रही है, उसके 15% से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिल सकता। ये बात एक यहाँ पर दी गई है। अब आखिरी सीरीज ऑफ सेक्शन आते हैं। अगला सेक्शन आता है 80RRB। 80RRB में जो नेचर ऑफ इनकम है वो है रॉयल्टी इनकम। He is you can say, he has invented something and he has created a patented product. तो कोई patented product है, he is a true and first inventor of it. जैसे कोरोना की दवाई बना दी अभी किसी ने, तो he is the true and first inventor of it. The assessee has to be resident individual. Resident individual who is the true and the first inventor of something. उन्होंने इसको पेटेंट कराया। पेटेंट करा के अगेन उससे वो रॉयल्टी इनकम कमा सकते हैं या कॉपीराइट बेच के लमसम पैसा कमा सकते हैं। जैसी भी इनकम कमाएंगे, दैट इनकम और 3 लाख रुपीज विच एवर इज लेस का उनको इस सेक्शन में डिडक्शन मिल जाएगा। द डिडक्शन इज पर एसएससी पर एनम। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 10AA विच डील्स विद स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट के जोन्स होते हैं, हमें पता है। प्राइवेट पार्टीज भी बना सकती है, गवर्नमेंट भी बना सकती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैसे गवर्न होते हैं, उसका इनफैक्ट एक इंडिपेंडेंट एक्ट है, SEZ एक्ट 2005। तो SEZ एक्ट के अंतर्गत जो भी SEZ बने हैं, वो SEZ में हमने जाकर अपनी यूनिट सेटअप की। ये यूनिट कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है या फिर ये यूनिट कोई सर्विस इंडस्ट्री हो सकती है। हमने अपनी यूनिट SEZ में सेट की और उस यूनिट से हम बिजनेस करते हैं। अब हमें जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट होता है उसका यहाँ पर डिडक्शन दिया जा रहा है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखिए उसका फॉर्मूला है एलिजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो SEZ की यूनिट का जो प्रॉफिट है वो हमने निकाल लिया, मल्टीप्लाइड बाय एलिजिबल टर्नओवर। एलिजिबल टर्नओवर बेसिकली होता है वो टर्नओवर जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से हमको रियलाइज हुआ, वो गुड्स जो हमने या तो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किए या SEZ में ही कंज्यूम कर लिए, वो एलिजिबल टर्नओवर होता है। और उसका पैसा हमको कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया में मिल जाना चाहिए विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI एज द केस में भी। तो उतने समय में हमको पैसा मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो वो कहलाएगा एलिजिबल टर्नओवर। तो प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस मल्टीप्लाइड बाय एलिजिबल टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। इस फॉर्मूला को सिंपली कहा जाता है ET/TT। मतलब एक्सपोर्ट से टर्नओवर जो हुआ वो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है टोटल टर्नओवर। बेसिकली प्रो रेटा का फॉर्मूला है कि आपका जो प्रॉफिट है उसको एक्सपोर्ट के रेशो में हम बांट के निकाल लेंगे कि एक्सपोर्ट से कितना कमाया आपने टर्नओवर, तो उस रेशो में बांट के हम देख लेंगे कि आपका एलिजिबल प्रॉफिट कितना रहेगा। अब हमको करना क्या रहेगा, यहाँ पर पहले 5 साल के लिए हमारी जो SEZ की यूनिट है उसमें हमको डिडक्शन मिलता है 100% ऑफ द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर्स। अगले 5 सालों में जो हमको डिडक्शन मिलता है 6th to 10th ईयर, उसमें हमको मिलता है 50% ऑफ द प्रॉफिट। इनफैक्ट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू हैव टू क्रिएट अ रिजर्व।
SEZ का एक रिजर्व बना के हमको उसको पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करना पड़ता है, जो प्रिस्क्राइब्ड पर्पस है, तो ही हमको डिडक्शन यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे बेसिक जो मेथडोलॉजी है उस पर आप ध्यान दीजिए। स्टेप 1, कंप्यूट द प्रॉफिट एज इफ इट इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम। तो सबसे पहले आप SEZ की यूनिट का प्रॉफिट निकालिए, दैट इज द स्टेप 1। जैसे कि वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, उसका सारे खर्चे रेवेन्यू अलग करके एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। फिर फॉर्मूला लगाइए ET/TT का, तो जो एलिजिबल टर्नओवर है और टोटल टर्नओवर है उसके रेशियो में बांट दीजिए, इससे आपका एलिजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। और स्टेप 3 है अप्लाई दी परसेंटेज। पहले 5 सालों में 100%, अगले 5 सालों में 50%। तो वो परसेंट लगाकर आप जो फिगर निकलेगा वो रहेगा आपका फाइनल फिगर, जो आपका डिडक्शन का फिगर रहेगा। तो दिस इज द लास्ट सेक्शन इन दिस चैप्टर 10AA। हालांकि 10AA एग्जम्प्ट इनकम का सेक्शन है, पर इट इज़ अ डिडक्शन, इसलिए मैंने उसको राइटली प्लेस करके इस चैप्टर में पढ़ाया है। तो अब ये कुल मिला के बातें हो जाती है। मेरा यही रिकमेंडेशन है, वीडियो के शुरू में भी मैंने कहा कि आप वीडियो को कई बार देखिए, सो दैट यू आर एबल टू रिमेंबर एंड मेमोराइज द एंटायर प्रोविजंस याद ही नहीं होंगे तो अप्लाई कैसे करेंगे? तो प्रोविजंस याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको मल्टीपल रिविजन्स करते जाइए। दैट इज़ द ओनली थिंग विच आई हैव टू रिकमेंड। So thank you very much. I'll be coming up with more videos in the future. Thank you.